कहानी की शुरुआत एक बच्चे से होती है जिसके पिता थे ज्यूस, महान ज्यूस, देवताओं के राजा, और उसकी माँ थी एल्केमनी, एक आम औरत। उन दोनों का एक बेटा पैदा हुआ, आधा इंसान आधा देवता। पर ज्यूस की रानी हेरा की नजर में वो एक नाजायज बच्चा, एक अपमान था, उसके पति की बेवफाई का एक जीती जागती यादगार। एल्केमनी ने लड़के का नाम हरकुलिस रखा, जिसका मतलब था हेरा किसान। पर इस बात से देवी खुश नहीं हुई, वो उसे मरा हुआ देखना चाहती थी। खुशमती से वो अपने पिता की तरह जानदार था। जब वो जवान हुआ तो उसे देवताओं ने 12 कारनामे करने का हुक्म दिया। 12 खतरनाक अभियान, जिसे पूरे होने पर अगर वो जिंदा रहा तो हेरा आखिरकार उसे जीने देगी। उसने लियरना के शेषनाग से जंग लड़ी, उसने एरमेंथ्यास के जंगली शुअर का खात्मा किया। पर उसका सबसे महान कारनामा था नीमिया का शेर। वो कोई मामूली दरिंदा नहीं था, उसकी खाल इतनी मोटी थी कि कोई हथियार उसे भेद नहीं सकता था। पर वो राक्षस ज्यूस के बेटे के सामने टिक ना सका। यह सारी कहानी एक लड़का बताता है जिसको कुछ हत्यारे रस्सी में लटकाए हुए होते हैं। असल में ये लड़का हरकुलिस का भांजा होता है, जिसका नाम होता है आइलोयस। तभी हरकुलिस वहां आ जाता है। उसके साथ उसके कुछ साथी भी होते हैं, जिसमें अटालिकस, अटलांटा, एम्फियारियस और ठेडियस होते हैं। वो सब उन लुटेरों से लड़ने लगते हैं। वहां के राजा उन लुटेरों पर इनाम रखे होते हैं। एक लुटेरे के लाश के बदले 2 सोने के सिक्के। वो सब लुटेरों के लाशों को राजा के हवाले कर सोने के सिक्के लेकर मजे करते हैं। तभी हरकुलिस कहता है, एक और काम मिल जाए अटालिकस तो मजा आ जाए। असल में हरकुलिस और उसके साथी पैसों के लिए लड़ाइयाँ करते हैं। तभी एक राजकुमारी आती है जिसका नाम होता है अर्जेनिया। वह राजा कोटिस की बेटी होती है। वो हरकुलिस से कहती है, हमारे पिता सेनापति रीसस से लड़ रहे हैं, हमारा देश गृह युद्ध से टूट रहा है, हर दिन फसलों की बर्बादी और बेगुनाहों की हत्याएं हो रही है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे पिता की तरफ से लड़ें। तब अटालिकस कहता है, हमारे पास बहुत काम है, अगर आप हमें ज्यादा कीमत दें तो आपका काम हम पहले कर सकते हैं। तब राजकुमारी कहती है, राजा कोटिस बहुत अमीर हैं, वो आप सबको सोने के सिक्के में तोल देंगे। अब हरकुलिस और उसके साथी निकल पड़ते हैं राजकुमारी के साथ राजा कोटिस के राज के लिए। उस राज में एक बड़ी सी मूर्ति बनाई गई होती है जो देवी हेरा की होती है। राजकुमारी कहती हैं, हेरा थ्रेस की रक्षक हैं, इनको बनाने में 1000 आदमी और 5 साल लगे हैं। तभी एक बच्चा राजकुमारी को माँ कहकर पुकारता है। असल में राजकुमारी की शादी हो गई होती है। वह बच्चा हरकुलिस के पास आता है और कहता है, आप महान हरकुलिस हैं, आपके बहुत सारे कारनामे हमने सुनी है, मेरा नाम एरियस है। फिर राजा का मंत्री वहां आता है और हरकुलिस से कहता है, कभी शाही लोगों से मिले हो? तब मूवी मूव होती है और हरकुलिस 3 साल पहले की बात सोचने लगता है। राजा यूरिस्थियस का महल एथेंस, जहां पर हरकुलिस अपने साथियों के साथ उस महल में आता है जहां पर उसके बच्चे और बीबी होती है। उसका उस राज्य में स्वागत होता है। वहां का राजा हरकुलिस से पूछता है, क्या हम शेषनाग से सुरक्षित हैं? तब हरकुलिस उसको शेषनाग का कटा हुआ सर देता है। तभी उसको कुछ खतरनाक झलक दिखाई देती है, जिसमें वो देखता है कि उसके बच्चे और बीबी का कोई कत्ल कर रहा होता है। अचानक उसका ध्यान भंग हो जाता है और उसके सामने राजा कोटिस का मंत्री होता है, जो कहता है, तुमको हमारे राजा ने बुलाया है। हरकुलिस और उसके साथी कोटिस के पास जाते हैं। अब कोटिस हरकुलिस का स्वागत करता है। अब मूवी मूव होती है तो हम देखते हैं हरकुलिस और उसके साथी राजा कोटिस की दावत में शामिल होते हैं, जहां पर कोटिस उनसे कहता है, रीसस एक जादूगर है, वो जादू से लोगों को अपने वश में करता है। उसके पास असमानों की फौज है, मतलब आधा इंसान और आधा घोड़े। आइए हरकुलिस हम आपको दिखाएं कि रीसस ने कैसा कहर ढाया है। वो वहां पर मौजूद कुछ लोगों को दिखाता है जिनका घर छीना गया होता है, जिनकी परिवारें तबाह कर दी गई होती हैं। यह सब करने वाला रीसस होता है। अब हरकुलिस तैयार हो जाता है रीसस से युद्ध करने के लिए। पर कोटिस के पास सिर्फ किसान होते हैं फौज के लिए, जिनको लड़ाई के बारे में कुछ नहीं आता है। अब उनको हरकुलिस और उसके साथी लड़ना सिखाते हैं, जैसे ढाल की दीवार बनाना, तीर चलाना, हथियारों से लड़ना।
पर तभी कोटिस कहता है, हमारे जासूस खबर लेकर आए हैं। वो कहते हैं कि रेशस का सेना निकल चुकी है, तो यही मौका है उस पे हमला करने का। पर हरकुलिस कहता है, आपके लोगों को तैयार होने में महीने नहीं तो कम से कम हफ्ते तो लगेंगे ही। पर कोटिस नहीं मानता है और वह उन नौसिखवे सैनिकों के साथ रीसस से युद्ध करने निकल पड़ता है। अब वो सब एक गांव में पहुंचते हैं जहां पर कुछ लाशें सड़ी गली होती हैं और कुछ ताजी होती हैं। जब उन ताजी लाशों को चेक किया जाता है तो वो हमला कर देते हैं। असल में ये एक छलावा होता है। हरकुलिस और उसके लोग उसके जाल में फंस जाते हैं। एक भीषण युद्ध होता है, पर जाबाज हरकुलिस और उसके साथी कईयों को मौत की नींद सुला देते हैं। इस युद्ध के दौरान राजा कोटिस के भी बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। राजा कोटिस कहता है, इस युद्ध में हमारे आधे सैनिक मारे गए हैं। तब हरकुलिस कहता है, ये सब आप ही की वजह से हुआ है। मैंने आपको पहले ही आगाह किया था कि आपके सैनिक नौसिखवे हैं। उन्हें योद्धा बनाने के लिए मुझे वक्त चाहिए। इस युद्ध में हरकुलिस को भी चोट लगती है। अब इस युद्ध में घायल सैनिकों की मरहम पट्टी करने के लिए राजकुमारी अर्जेनिया आती हैं, जो हरकुलिस के जख्मों पर लेप लगाती हैं और दर्द हरने के लिए अफीम का काढ़ा देती हैं। अब उन दोनों में बातें होने लगती हैं। हरकुलिस एरियस के बारे में पूछता है, जो राजकुमारी का बेटा होता है। वो कहती है, वो अच्छा बच्चा है और एक दिन अच्छा राजा बनेगा। तब राजकुमारी पूछती है कि क्या आपके पास भी बच्चे हैं? क्या वो एथेंस में रहते हैं? पर हरकुलिस कहता है, देखभाल के लिए शुक्रिया, और कुछ नहीं बताता है। फिर अगली सुबह राजकुमारी अर्जेनिया उसके साथियों के साथ बैठती हैं और वो उनके भांजे से कहती हैं, आप एक मशहूर कहानी सुनाने वाले हैं, तो हमें भी कोई कहानी सुनाइए। हरकुलिस के भांजे का काम होता है हरकुलिस की कहानियां सुनाना। यही उसका काम होता है हर एक युद्ध में। अब वह कहता है राजकुमारी से कि आप कौन सी कहानी सुनना पसंद करेंगी? तब राजकुमारी कहती है, क्या ये सच है कि हरकुलिस ने अपने ही परिवार को मार डाला था? और कहते हैं कि अगर हरकुलिस कभी एथेंस लौटे तो राजा यूरिस्थियस उनका सर कलम कर देंगे। तभी एटालिकस कहता है, सच कोई नहीं जानता। हमें हरकुलिस मिला था अकेला। उसकी पत्नी और 3 बच्चे मर चुके थे। उनके बारे में उसे कुछ नहीं याद था। हम साथ साथ पले बढ़े, दोनों ही अनाथ थे। एथेंस के गलियों में जीने के लिए लड़े, सेना को अपना घर बनाया। हरकुलिस की ताकत ने उसे शोहरत बख्शी और एथेंस के राजाओं ने उसे खतरनाक अभियानों पर भेजना शुरू कर दिया। हमने इस सोच को बढ़ावा दिया कि हरकुलिस ज़्यूस का बेटा है, इससे दुश्मन डरते हैं। ऐसा करने में आयोलोयस ने मदद की। ये हरकुलिस की कहानियां अच्छा सुनाता है और यही राजकुमारी जी बिल्कुल सच है। अब अगली सुबह उन सैनिकों को हरकुलिस और उसके साथी उनको युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं और वो उन सबको एक अच्छा योद्धा बना देते हैं। अब राजा कोटिस को रीसस के ठिकाने का पता चलता है, जो उसके जासूस बताते हैं। अब वो एस्टिकस पर्वत की तरफ निकल पड़ते हैं युद्ध करने के लिए। अब वहां पर रीसस के सैनिक मिलते हैं, जिनको अश्वमानव कहते हैं। वो देखने में तो आधे घोड़े और आधे मानव लगते हैं, पर असल में ये एक छलावा होता है। वो इस तरह से घोड़े की सवारी करते हैं कि बिल्कुल अश्वमानव लगते हैं। अब दोनों तरफ से युद्ध शुरू हो जाता है। रीसस के सैनिक तीर पर तीर छोड़ते हैं, पर हरकुलिस के कहर से कोई नहीं बचता और रीसस को भी बंदी बना लिया जाता है। रीसस को कोटिस के राज्य में लाया जाता है बंदी बनाकर। तब वह हरकुलिस से कहता है, तुमने एक मुल्क को गुलाम बनाने में एक जालिम की मदद की है। तब हरकुलिस कहता है, मैंने सिर्फ तुम्हें गांव को जलाने से रोका है। फिर रीसस कहता है, मैंने गांव नहीं जलाए हैं। तुम खुद सोचो, अगर कोटिस इतना अच्छा है तो उसे इस काम के लिए तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ी? रीसस के मुताबिक वह दोषी नहीं होता है, वो सिर्फ अपने मुल्क को बचाने के लिए कोटिस से लड़ता है। वो कहता है, तुम गलत लोगों का साथ दे रहे हो। अब इस खुशी में कोटिस जश्न करता है। तभी कोटिस का मंत्री उसे ताज पहनाता है और कहता है, थ्रेस आखिर एक हो गया, एक देश, एक राजा और एक थ्रेस। तब रीसस कहता है कि थ्रेस कोई आदमी, कोई बादशाह नहीं है, वो इसकी प्रजा है। रीसस ये दावा करता है कि कोटिस के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे बंदी बना लिया जाता है या उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है। अब ये सब देखकर राजकुमारी को बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। ये सब हरकुलिस भी देख रहा होता है। उसको भी कोटिस पर शक होता है और वह राजकुमारी के पीछे जाता है और उनसे पूछता है, मैंने आपकी आंखों में हमदर्दी देखी है, ऐसा क्यों? इस जंग के लिए कोटिस जिम्मेदार है ना? तब राजकुमारी कहती है,
सही है, पर मैंने ये सब किया अपने बेटे के लिए। अगर मैं कोटिस की नाफरमानी करती तो उसे मार दिया जाता। हमारे पति राजा थे, कोटिस ने उन्हें जहर देकर उनकी हुकूमत छीन ली। रिशस ने उससे बगावत की और गृह युद्ध छिड़ गया। एरियस उसका बेटा विरासतन राजा है। वो कहती हैं, हमारे पिता बूढ़े हो गए हैं, अब वो ज्यादा दिन नहीं रहेंगे और उनके गुजरने के बाद हमारा बेटा एक अच्छा राजा बनेगा। पर हरकुलिस कहता है, ये आप भी जानती हैं कि ऐसा नहीं होगा। फिर राजकुमारी कहती हैं, तो फिर आप हमारी मदद कीजिए। आप जब यहाँ से जाएंगे तो एरियस को भी अपने साथ ले जाइए, उसे महफूज रखिए। पर हरकुलिस कहता है, कोई और मसीहा ढूंढिए, और वहाँ से चला जाता है। चूंकि हरकुलिस को पता चल जाता है कि कोटिस की आवाम उसके जुल्मों सितम से परेशान है, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि तुम सब चले जाओ, मैं राजा कोटिस से युद्ध करूंगा। मैंने जो गलती की है उसे ठीक करूंगा, और उन सबको अपने हिस्से का सोना दे देता है। पर उसके साथी भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हरकुलिस और उसके साथी राजा कोटिस के खिलाफ बगावत करते हैं और लड़ने लगते हैं, लेकिन कोटिस के सैनिक उनको बंदी बना लेते हैं। अब वहाँ राजा यूरिस्थियस आता है, जो अपने साथ 3 खतरनाक भेड़ियों को लाता है। यही भेड़िए हरकुलिस के सपने में भी आते हैं। तब यूरिस्थियस कहता है, कुछ याद आया हरकुलिस? असल में ये वही भेड़िए होते हैं जो हरकुलिस के पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं। उस रात हरकुलिस के शराब में बेहोशी की दवा मिला दिया जाता है, जिससे हरकुलिस बेहोश हो जाता है और उनके पूरे परिवार को ये भेड़िए खत्म कर देते हैं। अब हरकुलिस यूरिस्थियस से कहता है, जिस रात मेरे परिवार की हत्या हुई भेड़िए वहां थे। तब यूरिस्थियस कहता है, हमारे आदमियों ने बताया कि तुम्हारे बच्चे कैसे चीखे जब हमारे भेड़िए उनकी हड्डियां चबा रहे थे। लोग तुम्हारा नाम हमसे ज्यादा जोर से पुकारने लगे थे, और जब वो तुम्हें देवता की तरह देखने लगे तो जाहिर है कि वो तुम्हें राजा की तरह देखना चाहेंगे। तुम्हें मार देने से एथेंस में बगावत हो जाती, इसलिए तुम्हें बदनाम कर दिया और तुम्हें अपने राज्य से निकाल दिया। अब कोटिस एक एक करके सबको मारने का हुक्म देता है, जिसकी शुरुआत होती है उसकी बेटी से। तब हरकुलिस वो जंजीर तोड़ देता है जिसमें वो बंधा हुआ होता है, और वो उन सब पर टूट पड़ता है। कईयों को मारता काटता नर्क के द्वार भेजता है। कई लाशें गिरती हैं, जिनमें उसका साथी थेडियस भी मारा जाता है। चूंकि कोटिस की एक विशाल सेना होती है, इसलिए हरकुलिस और उसके साथियों को घेर लिया जाता है। तभी हरकुलिस हेरा की मूर्ति को अपने कंधे से उठाकर गिरा देता है, जिसके नीचे दब जाने की वजह से कोटिस की मृत्यु हो जाती है, और उसकी सेना हरकुलिस के सामने घुटने टेक देती है। और इस तरह से इस महान गाथा का अंत होता है।